हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका यूपीएससी वाले में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट एक्चुअली, और उस यूनिट में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग आज किसके बारे में, तो कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। ये एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं आज बेसिकली, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एटमॉस्फेयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, फिर वो चाहे प्रीलिम्स या मेंस हो, है ना, आप इस लेक्चर के बाद इसको आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, तो हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात किसके बारे में करने वाले हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। एटमॉस्फेयर में सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है वो सबसे पहली चीज ये है कि एयर क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज समझिएगा कि एयर, ठीक है, यही कई लोग नहीं बता पाते हैं कि एयर क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा आपसे पूछा जाए कि एयर क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आज से आप बोलेंगे, कहेंगे सर एयर जो होती है इट इज अ मिक्सचर। पहली चीज तो ठीक है, आप क्या बोलेंगे, सर इट इज अ मिक्सचर। और कैसा मिक्सचर है, तो आप कहेंगे सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, किसका मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है सर। यहां पर इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। किस फॉर्म में है बेटा, मॉइस्चर के फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड। और तीसरा आप बोलेंगे व्हाट, सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पर क्या है आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं। याद रखिएगा, यहां पर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनको हम डस्ट बोलते हैं या एरोसॉल बोलते हैं। आप कहेंगे सर इतना कुछ है एयर में। यस, आप एयर में जब आपको एयर महसूस होती है, आप एसी की एयर खाएं या फैन की एयर खाएं या नॉर्मल एयर जब चल रही होती है, तो आपको एयर दिखती नहीं है, लेकिन वो है क्या बेसिकली, तो उसमें गैसेस है। लेकिन फिर आप कहेंगे सर जब हम लोग ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हम लोग को चिपचिपापन, स्टिकीनेस लगती है, वो क्या है सर, तो वो एयर में बेटा लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर है तो वो आपके मॉइस्चर एक्चुअली आपको फील हो रहा है। इसका मतलब एयर में मॉइस्चर भी होता है, लिक्विड भी है, वाटर वेपर भी है एयर में। और दूसरी चीज, आप जब बाइक वाइक चलाते हैं या नॉर्मल आप चल रहे हैं, एयर चल रही है, तो आपको डस्ट भी फील होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कई बार आंख में चला जाता है डस्ट। तो ये क्या है एयर, अगर आपसे पूछा जाए तो आप एयर में कहेंगे कि एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, आप यहां पर बोलेंगे कि जो गैसेस हैं उनमें आपके लिक्विड पार्टिकल्स और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड है, एयर में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग। बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने समझ लिया किसके बारे में, एयर के बारे में। लेकिन अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बेटा ये भी बता दो फिर साथ ही साथ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्योंकि आज तक तो हम लोग यही एटमॉस्फेयर को बोल रहे थे कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स। तो बेटा एटमॉस्फेयर क्या है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं, जब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की तो याद रखिएगा, इट इज एन एनवलप। एनवलप, ठीक है, ये एक एनवलप है consisting of gases, solid particles and liquid। पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा कि इट इज एन एनवलप which consists of gases, solid particles and liquid, and which particles, liquid, which surrounds the earth, from all the sides। याद रखिएगा ये चीज, हर तरफ से घेरे हुए है एनवलप, है ना, and is being held by gravitational pull of the earth, gravitational pull of the earth। तो बेसिकली क्या है यहां पर, अगर ये हमारा अर्थ है, दिस दी अर्थ, मान लो सरफेस है, तो हमारे हर तरफ सरफेस के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर क्या है, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, लिक्विड है, और ये जो है इट इज अटैच्ड, ठीक है, इट इज बीइंग हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पुल जो हमारा अर्थ का है उसकी वजह से बेटा जुड़ा हुआ है। एंड इसकी हाइट जो है, हाइट, ठीक है, ये काफी डिबेटेबल है, हाइट जो है इसकी काफी क्या है, डिबेटेबल है।
कई लोग इसकी हाइट बताते हैं क्या 16,000 से लेके 29,000 किलोमीटर, कुछ बताते हैं 1000 किलोमीटर, कुछ बताते हैं 10,000 किलोमीटर, कुछ बताते हैं 3500 किलोमीटर। तो हाइट बहुत डिबेटेबल है। हाँ, लेकिन ये हम जरूर बोल सकते हैं जो इसकी इफेक्टिव हाइट है, इफेक्टिव हाइट तो नहीं बट इफेक्टिव हाइट। तो आप जब बोलेंगे इफेक्टिव हाइट क्या होता है, तो इफेक्टिव हाइट जो हमारे नॉर्मल, जिसको आप बोलते हैं हमारा जो हम लोग का डेली लाइफ है, उसको जो आपका इफेक्ट करता है, इट इज लेस देन, याद रखिएगा, इट इज लेस देन 1000 किलोमीटर्स। ये 1000 किलोमीटर से कम है, 1000 किलोमीटर से कम है। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहला जो चैप्टर का पार्ट है विच इज कॉम्पोजिशन, याद रखिएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हेडिंग मेरे साथ आप बना लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा जैसे आप सभी लेक्चर्स में बनाते हैं नोट्स। तो ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आपका है। ठीक, अब जब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर आपको समझना है कि क्या चीजें आपको यहां मिल रही हैं। यहां है हमारा गैसेस, यहां पर क्या है, गैसेस है। यहां पर दूसरी चीज हमारी क्या है, तो यहां पर हमारी दूसरी चीज है डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, वी हैव डस्ट पार्टिकल्स, इनको हम लोग अभी देखेंगे, एरोसॉल्स भी बोलते हैं। दीज आर व्हाट, एरोसॉल्स, इनको एरोसॉल्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और आपका जो थर्ड चीज है, थर्ड, दैट इज व्हाट, वो है आपका, याद रखिएगा, वाटर वेपर। वो क्या है आपका, वाटर वेपर है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तीन चीजें हैं, तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं, सारे इंपॉर्टेंट रोल हम लोग यहां पर कर लेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात किसकी है, गैसेस की आती है। तो याद रखिएगा, गैसेस जो हैं ये दो टाइप के गैसेस होते हैं यहां पर। ठीक है, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक गैस बेटा जो है, ध्यान रखिएगा, क्या है, कांस्टेंट गैस है। कुछ गैसेस रहती हैं जो आपकी कांस्टेंट गैसेस होती हैं, और कुछ गैसेस जो होती हैं वो आपकी वेरिएबल गैसेस होती हैं। याद रखिएगा, कैसी गैसेस होती हैं, वेरिएबल गैसेस होती हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कांस्टेंट गैसेस क्या हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, कि हमारी कांस्टेंट गैसेस क्या हैं और हम लोग कांस्टेंट गैस किसको बोलते हैं। अब देखिए, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपका एनसीईआरटी से थोड़ा सा हाई रहेगा, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को प्रीलिम्स के और मेंस के यहां से टैकल कर पाए। तो यहां पर कांस्टेंट गैसेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। सपोज इस तरीके से, दिस इज द अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस। यहां पर वी हैव व्हाट, ये हमारा है पोल्स, ये हमारा नॉर्थ पोल है, दिस इज योर दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, और यहां बीच में मान लो दिस इज इक्वेटर, और ये हमारा क्या है, दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज व्हाट, अर्थ सरफेसेस। ये क्या है हमारा, ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अर्थ सरफेस। अब यहां पर क्या है, सपोज अगर मैं मान लो एक हाइट ले लूं, ठीक है, और ये हाइट कितनी है, तो कई बुक में दिया है 80 किलोमीटर्स, कुछ में दिया है 99 किलोमीटर्स। तो 80 से 99 किलोमीटर्स अगर हम ये हाइट मान ले सरफेस से हमारी, तो यहीं पर कांस्टेंट गैसेस मिलती हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, कांस्टेंट गैसेस जो हैं वो 80 से लेकर 99 किलोमीटर के बीच में मिलती हैं। अब आपको ये चीज ये समझनी है कि ये क्या होती हैं, किनको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान समझिए। सपोज यहां सरफेस पे मैं कहीं पर किसी एक रूम में हूं, ठीक है, सपोज जहां मैं खड़ा हूं इस समय ये रूम है, ये मान लीजिए इक्वेटर पे है। ये कहां पर है, ये आप कहेंगे सर इक्वेटर पे है। अब इक्वेटर पे यहां पर बहुत सारी गैसेस होंगी, है ना, बहुत सारी गैसेस होंगी। जब मैं गैसेस को यहां देख रहा हूं और गैसेस में परसेंटेज देख रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है यहां पर क्या है, यहां पर हमारा नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस जो है इसका परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 78%। यहां पर कितना है, 78% हम लोग बोल रहे हैं यहां पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर, 78 यहां पर निकला। अब हमने क्या करा, हम एक कहां चले गए, हम पोल्स पे चले गए, जब हम पोल्स पे गए, तो यहां पर सोच लो, अब मेरा कमरा पोल्स पे पहुंच गया। हो सकता है यहां पर उतनी गैसेस ना हो, मतलब गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है उतना ना हो, यहां गैसेस का हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, यहां गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, यहां आपका उतनी गैसेस ना हो। लेकिन जितनी भी गैस है बेटा, जितनी भी गैस है, वहां पर जब हमने देखा तो यहां पर भी नाइट्रोजन जो है वो हमारा कितना है, वो हमारा 78% है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। हम इक्वेटर पे ऊपर चले गए, लगभग 80 किलोमीटर की हाइट पे चले गए।
अब ऑब्वियस सी बात है कि जो गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, आगे आप समझ में आएगा आपको कि गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जब जाते हैं तो कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि गैस जो होती है उनका मास होता है, और अगर मास है तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्या होंगे, उनका प्रेशर ज्यादा लगेगा, और ऊपर वाली गैसेस नीचे वाली को धकेलेंगी, नीचे वाली उसके नीचे वाली को, उसके नीचे वाली उसके नीचे वाली को। तो सरफेस पे गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन, ये बात नोट कर लेना कहीं पर, सरफेस पे हमेशा एयर प्रेशर, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है। ये चीज हमेशा रूल समझ लेना। यहां पर गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन यहां गैसेस तो होंगी। अब गैसेस बहुत आपकी कॉन्सेंट्रेशन का क्या कम है, गैसेस कम होने के बावजूद भी जब हम यहां पर देख रहे हैं, जो भी यहां पर गैसेस है, अलग अलग गैसेस यहां पर हैं, उसमें हम देख रहे हैं उन कम गैसेस में भी नाइट्रोजन जो है वो 78% है। इधर हम देख रहे हैं यहां पर भी यही कंडीशन निकल के आ रही है कि यहां पर जितनी भी गैसेस हमको मिल रही हैं उसमें 78% जो है किसका, नाइट्रोजन का जो है कॉन्सेंट्रेशन है। किसका कॉन्सेंट्रेशन है? नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब 80 किलोमीटर से लेकर 99 किलोमीटर तक सरफेस से हम कहीं भी, कोई भी, हम कहीं पर भी गैसेस में परसेंटेज अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज सेम निकल रहा है। सेम इसी तरीके से जब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 21% हमें मिलता है हर जगह पे। यहां पर भी हम देखें, यहां पर भी ऑक्सीजन हमें जो है वो 21% ऑक्सीजन मिल रहा है। इधर भी देखें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है हमें 21% मिल रहा है। इनका परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है। यहां हम देखें तो यहां पर भी हमको ऑक्सीजन जो है वो 21% मिल रहा है। कहीं पर भी जो है परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है अप टू द हाइट ऑफ 80 टू 99 किलोमीटर। मतलब जो इनका प्रपोर्शन है, जो इनका रेशियो है, जो परसेंटेज है, दैट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, ये सेम रहेगा कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए। हां, हो सकता है यहां गैसेस कम है, लेकिन जितनी भी गैस मौजूद हैं उसमें जो आपको गैस का परसेंटेज मिलेगा, आपको नाइट्रोजन 78% मिल जाएगा, ऑक्सीजन 21% मिल जाएगा। तो बेसिकली कांस्टेंट गैसेस क्या हैं? तो दीज आर दी गैसेस, याद रखिएगा, दीज आर दी गैसेस, these are the gases whose percentage do not change up to the height of 80 से 99 किलोमीटर तक परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज इनका चेंज नहीं होता, मतलब रेशियो, प्रपोर्शन जो इनका चेंज नहीं हो रहा है। अब ये कौन कौन सी गैसेस हैं? तो नंबर 1 इज योर नाइट्रोजन, फिर यहां पर आपकी और कौन ऐसी गैसेस हैं? ऑक्सीजन, और नंबर 3 आपकी कौन सी गैस है? आर्गन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है अप्रोक्सीमेटली 78% है, ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 21% है, आर्गन अप्रोक्सीमेटली 0.93% है। ये जो गैसेस हैं, तीन गैसेस जो मैंने आपको बताई, इनका परसेंटेज है ना 80 से लेकर 99 किलोमीटर तक जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर हमने क्या देखा? हमारे पास कुछ कांस्टेंट गैसेस हैं। ठीक है, कुछ कांस्टेंट गैसेस है, 3 कांस्टेंट गैसेस है बेसिकली। नाइट्रोजन, ठीक है, जो सेम है 80 टू 99 किलोमीटर तक। फिर हमारे कौन सी गैसेस हैं? हमारी गैस है ऑक्सीजन, और फिर है आर्गन। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो कांस्टेंट गैसेस हैं, ठीक है, ये जो कांस्टेंट गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, इनका हैज वेरी लिमिटेड और नो रोल in any weather phenomena। ठीक है, इनका वेदर फिनोमिना में कोई भी रोल नहीं होता। आप कहेंगे सर वेदर फिनोमिना क्या होते हैं, है ना? वेदर फिनोमिना बेटा हमारा होता है क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? एक वेदर फिनोमिना है। कंडेंसेशन एक वेदर फिनोमिना है जिसमें क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। एक वेदर फिनोमिना है जिसमें आपके हम लोग के फॉग बनता है। ये क्या है? ये कंडेंसेशन है। दिस इज व्हाट? दिस इज कंडेंसेशन। ऐसे ही एक वेदर फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं।
ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेसिकली, तो जो भी मॉइस्चर है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो भी मॉइस्चर है वो अगर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आता है, वो मॉइस्चर अगर नीचे गिरता है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। मॉइस्चर होना चाहिए एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर जो नीचे आ रहा है, मॉइस्चर विच फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज व्हाट, द प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और इस प्रोसेस प्रेसिपिटेशन में क्या है, तो आपका रेनफॉल, रेनफॉल क्या है बेसिकली मॉइस्चर है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है स्नोफॉल, स्नोफॉल क्या है आपका, जो आपका बर्फ गिर रहा है, स्नो जो गिर रही है वो भी प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। ऐसे ही आपके ओले गिरते हैं जिनको हम बोलते हैं हेल, ओले जो बड़े बड़े आइस क्यूब्स होते, आइस के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही आपका प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन भी क्या है, एक प्रोसेस है, वेदर फिनोमेना है। ऐसी एक वेदर फिनोमेना होता है थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो जो बादल आपके गरजते हैं, थंडर स्टॉर्म, और बारिश होती है खूब ज्यादा, बादल जब गरजते हैं और बारिश होती है दैट इज थंडर स्टॉर्म। लाइटनिंग बिजली का चमकना, है ना। इसी तरीके से एक वेदर फिनोमेना होता है क्या, साइक्लोन। आपने देखा होगा इस तरीके से साइक्लोन, ठीक है, ये साइक्लोन होते हैं बेसिकली। तो साइक्लोन, ये सारे क्या हैं, ये बेसिक आपके वेदर फिनोमेना है। लेकिन भाई साहब जो आपका याद रखिएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, इनका परसेंटेज अगर हम मिलाएंगे, इनको हम कैलकुलेट करेंगे 78, 28 और ये, तो आपको पता चलेगा 99.93% जो हमारी गैसेज हैं, जो हमारी गैसेज हैं 99.93% एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं उनका कोई रोल नहीं है वेदर फिनोमेना में। वेदर फिनोमेना में बहुत लिमिटेड या कोई रोल नहीं है। उनकी वजह से ना ही आपका कंडेंसेशन हो रहा है, इनकी वजह से ना ही आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इनकी वजह से ना ही थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, लाइटनिंग हो रहा है, और ना ही इनकी वजह से क्या है आपका साइक्लोन हो रहा है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट गैसेज होती हैं इनका रोल हमारे वेदर फिनोमेना में कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर दूसरी चीज क्या है, वेरिएबल गैस की है। यहां पर क्या है, वेरिएबल गैस। वेरिएबल गैस मतलब कौन सी गैस है, जो 80 से 90 किलोमीटर के बीच में जिनका परसेंटेज चेंज हो जाता है। परसेंटेज चेंज होने का मतलब क्या है, यहां पर अगर हमने देखा, सपोज यहां हमने देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको कितना मिला, यहां हमने अगर देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है यहां पर 0.036%, यहां पर हमें मिल रहा है 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हो सकता है यहां हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल जाए 0.02%, है ना। हो सकता है हमको यहां कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस जगह पे कितना मिल जाए, हमें हो सकता है यहां कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल जाए 0.04%। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो जगह के साथ चेंज हो रहा है। हो सकता है यहां पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल जाए, परसेंटेज जितनी भी गैसेज हैं तो 0.005% हो सकता है कम मिल जाए। और तो ऐसी गैसेज भी हैं, ऐसी गैसेज भी हैं जो कि वेरिएबल हैं, जिनका परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो ये होती हैं हमारी क्या, वेरिएबल गैसेज। अब वेरिएबल गैसेज में बहुत कुछ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे वी हैव हीलियम, हमारा हीलियम है, वी हैव नियॉन, ठीक है, वी हैव जेनॉन, हमारा जेनॉन है, हमारा हाइड्रोजन गैस है, वी हैव हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वी हैव ओजोन गैस, हमारा ओजोन गैस है, O3 है, ओजोन गैस है, XYZ एक्सेट्रा। बहुत सारी वेरिएबल गैसेस है, बहुत सारी क्या है वेरिएबल गैसेस है। तो यहां पर कांस्टेंट गैसेस हमारी इतनी हैं और ये हमारी क्या है, ये हमारी वेरिएबल गैसेस। देखिए वेरिएबल गैसेस में एक गैस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, और वो गैस कौन सी है, वो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको यहां पर समझ लेनी है, कर लेनी है, क्या होती है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो यहां पर आपको समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको समझना है कि ये क्या जरूरी है हमारे लिए। तो ये याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिएगा और ये जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छी तरीके से याद करिएगा। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। और विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड द
ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर would be below a freezing point, would be below freezing point। मतलब क्या हुआ इसका सरकार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, -10, -12, -15। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को मेंटेन कर रहा है, ये टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है अभी हम लोग देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। लेकिन एक खतरे की निशानी यह है कि एंथ्रोपोजेनिक कारण की वजह से, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड has increased, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कारण की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है जो ह्यूमन में, मैन इंड्यूस्ड जो होता है। जैसे हमने कोयला, जिसको कोल बोलते हैं, कोयले को हम जला रहे हैं, उसका कंबक्शन कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जला रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो एनर्जी के लिए कोयले को जलाया गया, ठीक है। तो जब हम लोग ने कोल को बंद करा तो उससे क्या हुआ? उससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पेड़ों को काट दे रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में फूड के लिए यूज कर लेते हैं। तो अब वो जो पेड़ कट गए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहे हैं? आवाराओं की तरह घूम रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर हुआ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। तो आप कहेंगे सर बढ़ गया तो क्या हो गया? गैस ही तो है, बढ़ गया तो क्या हो गया? तो याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस responsible for ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। तो बेटा ग्रीन हाउस गैस यहां पर वर्ड आया है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ग्रीन हाउस गैस का, और तब कार्बन डाइऑक्साइड पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। क्या? एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक कॉन्सेप्ट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट? वो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? आप कहेंगे सर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो देखिए क्या है कि जैसे साइबेरिया वाला जो रीजन है ना, या जो आपके टुंड्रा रीजन्स होते हैं, वहां पर सनलाइट प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाती है, और सनलाइट प्रॉपर्ली पहुंचती नहीं है तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब आप सब जानते हैं कि प्लांट ग्रो करने के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए, वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए। अगर भैया एप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं हुआ तो आपके प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, अगर जहां ठंडा है बहुत ज्यादा, जहां पर बर्फ गिर रही है, वहां पर कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या? एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा ग्लास हाउस का। एक कॉन्सेप्ट आता है क्या? ग्लास हाउस का, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों ने क्या करा, जो ठंडे रीजन वाले लोग हैं, ठंडे वाले रीजन लोग वालों ने, उन्होंने एक ग्लास हाउस बनाया। क्या बनाया? ग्लास हाउस। तो यहां पर ये लिख लीजिएगा, क्या यहां लिख लीजिएगा, इट इज अ ग्लास हाउस। यहां पर एक हाउस बनाया और इसको क्या बोला गया? ग्लास हाउस बोला गया। अब एक और चीज आपको समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या समझनी है? कि सर ये ग्लास हाउस ऐसा क्या कर रहा है। तो आइए ग्लास हाउस की थोड़ी सी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि ग्लास हाउस करता क्या है। सपोज दिस इज सन, ठीक है, ये सन है। अब यहां पर क्या है, इन रीजन्स में सन बहुत कम टाइम के लिए आता है ना, और अगर आता भी है तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत वीक होती है सन की, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है वो बड़ा ही अलग सा पड़ता है। हम लोग अगले चैप्टर में इंसोलेशन में देखेंगे। अब यहां पर जो है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो ये सन से रेडिएशन आ रही हैं, ये रेडिएशन को ग्लास आने देता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी ग्लासेस हैं, आपके घर में भी खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, वहां से सनरेज अंदर आ जाती है,
ठीक है, यस आ जाती है। तो यहां पर जो ग्लास है बेसिकली ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक ऐसी बॉडी के लिए काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है, किसके लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी? तो देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं सन की जो रेज हैं, जो सन आपकी एनर्जी लेके आ रही है सन की, वो मैंने वेव्स के फॉर्म में बनाई है। तो सन से जो वेव्स आती हैं उनको हम बोलते हैं इनकमिंग, क्योंकि ये आ रही हैं, अर्थ में आ रही हैं और सन से आ रही हैं, तो इनको बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव्स। ये क्या है बेटा? ये शॉर्ट वेव्स हैं, बहुत ही छोटी छोटी वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव्स होती हैं। अब इन शॉर्ट वेव्स को वो क्या कर रहा है? आने दे रहा है। ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह वो काम कर रहा है, इनको आने दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, आने दे रहा है सर, अच्छी बात है। अब एक रेडिएशन के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जो यहां वर्ड लिखा है मैंने, रेडिएशन। कोई भी गर्म बॉडी होगी, बहुत ध्यान समझिएगा, एनी वार्म बॉडी, एनी हॉट बॉडी, कोई भी गर्म बॉडी जो होगी उससे रेडिएशंस निकलती हैं। कोई भी गर्म बॉडी बेटा जो है उससे क्या निकलती है? उससे आपकी रेडिएशंस निकलती हैं। फिर चाहे वो आपकी जो रूफ टॉप है, छत है, वहां से आपकी रेडिएशन निकल सकती है। जो हमारी रोड्स होती हैं गर्म हो जाती हैं, वहां से रेडिएशन निकलती है। आप जो तवा जिसको आप गर्म करते हैं फॉर रोटी, वो वहां से रेडिएशन निकलती है। और सन तो हमारा गर्म है ही, तो सन से भी रेडिएशन निकल रही है। तो हर गर्म बॉडी से रेडिएशन निकलती है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान से यह समझना है कि यहां पर जो ये सोलर रेडिएशन है ये सन से आ रही है। ठीक है, ये सन से आ रही है, और सन से जब ये सोलर रेडिएशन आती है इस घर में एंटर करती है, इस घर में एंटर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो ग्लास हाउस है ग्लास को गर्म करेगी। भाई कहीं पर हीट सनरेज पड़ रही है तो वो गर्म करेगी कि नहीं करेगी? आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम वार्म। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? ये वार्म सरफेस बन जाएगा। ये जो ग्लास हाउस है यहां पर क्या हो जाएगा? ये वार्म सरफेस बनेगा। और जब ये वार्म सरफेस बनेगा तो बेटा यहां से भी रेडिएशन निकलेंगी। यहां से भी क्या निकलेगी? यहां से भी इस तरीके से रेडिएशन निकलेंगी, इस तरीके से रेडिएशन निकलेंगी। ठीक है, यहां से भी आपकी रेडिएशन निकलेंगी। अब आप कहेंगे सर यहां से क्यों रेडिएशन निकल रही है? भाई ये भी तो गर्म है, आपका घर गर्म हुआ तो यहां से भी रेडिएशन निकलेंगी। अब इस रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे? इस रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे? तो ये जो हमारी हैं इन रेडिएशंस को हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये क्या कहलाती हैं बेटा? ये कहलाती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, याद रखिएगा ये इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, और ये सन की तरह शॉर्ट वेव ना होके ये लॉन्ग वेव होती हैं। ये सन की तरह शॉर्ट वेव ना होके लॉन्ग वेव होती हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों होती है लॉन्ग वेव। ठीक है, लेकिन बस इतना समझ लीजिएगा ये लॉन्ग वेव होती हैं। अब क्या होगा ये अगर लॉन्ग वेव है? तो लॉन्ग वेव के लिए जो ये ग्लास हाउस है ये सौतेला व्यवहार करता है ना? ये एकदम स्टेप सन या स्टेप डॉटर जैसा बिहेव करता है, स्टेप डैड या मदर बन जाता है। ये सौतेला व्यवहार करता है और ये इसको जाने नहीं देता है। ठीक है, ये जो ग्लास हाउस है इन रेडिएशंस के लिए ओपेक बॉडी की तरह काम करता है। ओपेक बॉडी है ना? ओपेक मतलब होता है जो आपका ट्रांसपेरेंट ना हो, ये जाने नहीं देता हो। जाने नहीं देगा तो क्या होगा? ये वापस इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आपके ये जो रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशंस हर जगह पर, ये रेडिएशंस हर जगह पर इस तरीके से क्या होंगे? इस तरीके से आपकी निकलेंगी और ये वापस यहीं पर हीट ट्रैप हो जाएगी। तो ओपेक बॉडी होने की वजह से क्या हो रहा है? ओपेक बॉडी होने की वजह से क्या हो रहा है? जो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, भाई ये ठंडी तो है नहीं, अगर गर्म चीज से निकल रही है, वार्म सरफेस से निकल रही है, तो ये वार्म ही होंगी। कितनी होंगी वो डिफरेंट चीज है, कितनी वार्म होंगी, लेकिन वार्म तो होंगी। और वार्म होंगी तो ये क्या करेंगी? जो ये हीट है, हीट विल बी ट्रैप्ड, हीट विल बी ट्रैप्ड। यहां पर क्या हो जाएगा? जो आपकी रेडिएशन है, इनकी जो हीट है ये यहीं ट्रैप हो जाएगी, ये बाहर जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा वो आप अभी बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए यहां पर ये जाने नहीं दे रहा। और जब जाने नहीं दे रहा है, ये जाने नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऑब्वियस सी बात है अगर हीट ज्यादा रह जाएगी तो टेम्परेचर वुड इंक्रीज। क्या होगा बेटा? टेम्परेचर वुड इंक्रीज। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, अगर हीट यहां पर रुक जा रही है सरकार, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर एंड मैम बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ये बढ़ेगा तो यहां पर क्या हमें अचीव हो जाएगा? जो हमें एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए था, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर वेजिटेशन, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर वेजिटेबल्स। ठीक है, जो वेजिटेबल्स के लिए चाहिए था, जो क्रॉप्स के लिए चाहिए था, जो फ्रूट्स के लिए चाहिए था, जो फ्लावर्स के लिए चाहिए था, वो हमें टेम्परेचर वुड बी
अचीव्ड वो हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगा सर, और अगर ये मिल जाएगा तो यहां पर हमें क्या मिलेंगे, यहां पर हमको सर वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। और इन वेजिटेबल्स का सर रंग कैसा होगा, तो इत्तेफाक से जो ये रंग होता है, इनका कलर जो होता है ये कैसा होता है सर, ये ग्रीन कलर होता है। सर ये कैसे कलर का होता है, सर ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा, ये सर ग्रीन कलर का होता है। और जब दूर से इस हाउस को देखेंगे आप, जब दूर से इस हाउस को देखेंगे तो ये जो ग्लास हाउस है, ये ग्लास हाउस आपको ग्लास हाउस की जगह ग्रीन हाउस नजर आएगा, क्योंकि यहां पर आपको इतने सारे वेजिटेबल्स नजर आएंगे, इतने सारे आपको फ्लावर्स नजर आएंगे, दिस विल बी ग्रीन। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इस घर को, ये ग्लास हाउस बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स योर ग्रीन हाउस। ये आपका क्या बन जाता है, ये ग्रीन हाउस बन जाता है। ये ग्लास हाउस आपका जो है ये ग्रीन हाउस बन जाता है, ठीक है। और ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस का प्रोसेस क्या है, ग्रीन हाउस कर क्या रहा है, तो बहुत ध्यान से समझिए। पहला स्टेप समझिए फिर से, ग्रीन हाउस कर ये रहा है कि यहां पर जो सोलर रेडिएशन है, इसको ऐसे स्टेप में याद कर लीजिए, सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल सही सर, आप कहेंगे हाँ ये तो एकदम सही बात है, ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है। दूसरा यहां पर आप क्या कहेंगे, दूसरा आप यहां कहेंगे सर, जो यहां पर जब ये सरफेस आपका जो एक घर है गर्म हो जा रहा है, तो यहां से सर आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही है, जो लॉन्ग वेव है। यस, ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस यहां निकल रही हैं, लेकिन ये ग्लास हाउस जो है उनके लिए ओपेक बॉडी की तरह काम कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है, ओपेक बॉडी की तरह काम कर रहा है। और ओपेक बॉडी की तरह जब काम ये करेगा, थर्ड तो हीट ट्रैप हो जाएगी, और फोर्थ आपका टेम्परेचर विल इंक्रीज, और फिफ्थ अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल जाएगा, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आप वेजिटेबल्स को ग्रो कर पाएंगे। एंड सिक्स्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं। एंड इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में यहां पर क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। बस अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि आगे हम लोग आने वाले चैप्टर में सोलर रेडिएशंस पढ़ने वाले हैं, इंसोलेशन पढ़ने वाले हैं, हीट बजट टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं, वहां मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इतना आपको जरूर बता दूं कि इसका रिलेशन जो है ये लॉन्ग वेव से है, ठीक है। अब ये क्यों लॉन्ग वेव इसकी है और इसकी क्यों शॉर्ट वेव है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पर ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग वेव है इसलिए ग्लास हाउस इसको जाने नहीं दे रहा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं ये शॉर्ट वेव है, इसलिए यहां पर ये जो है ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है, शॉर्ट वेव होने की वजह से। इतना फिलहाल इतना बस जो है आप याद कर लीजिए। अभी इसका एग्जाम्पल तुम लोग ना अपने डेली लाइफ में भी देखते हो, डेली लाइफ में भी देखते हो। इसको ग्लास इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या है ग्लास इफेक्ट, आप अपनी कार, जब कार में जाते हैं, अभी गर्मी है, सितंबर का टाइम है, नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इस समय टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, मई में, अप्रैल में, समर्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप अपनी कार खोलते हैं, आप कार खोलते हैं तो क्या होता है, कार जब आप अपनी खोलते हैं तो आप देखते हैं जैसी कार खोलते हैं बहुत सी हीट निकल के आती है। आप कहते हैं, आपके घर वाले कहते हैं अरे भैया दरवाजा खोल दो, पहले हीट निकल दे दो। ये हीट आई कहां से, आपने तो कोई उसके अंदर लाइटर जला के गैस ऑन करके आप आई नहीं थे, तो ये हीट आई कहां से, ये हीट ऐसे ही आई। जो आपकी विंडोज हैं, ठीक है, जो आपका ग्लास लगा हुआ है कार में, वहां पर जब सनरेज पड़ी तो ये सनरेज अंदर तो आ गई, ये सनरेज अंदर तो आ गई, और जब अंदर आ गई भाई साहब, तो यहां पर क्या हुआ, आपकी कार गर्म हुई। जब कार गर्म हुई तो कार से भी रेडिएशन निकली, कार से भी रेडिएशन निकली, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकली, इंफ्रारेड रेडिएशन निकली। वो रेडिएशन भाई साहब बाहर नहीं जा पाई, वो ट्रैप हो गई। क्यों, क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि जो लॉन्ग वेव है इसको ये जाने नहीं देगा, और जो यहां पर देख रहे हैं इनको ये आने देगा, शॉर्ट वेव है इनको आने देगा, ठीक है। तो ये ग्लास हाउस जो होता है ना, ये एक तरीके से आपका टाइगर श्रॉफ की तरह है। कैसा है, टाइगर श्रॉफ की तरह। मुझे टाइगर श्रॉफ याद आ जाता है हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूं। क्यों, क्योंकि टाइगर श्रॉफ कहता है कि उसकी आती नहीं है ना, सबकी मतलब सबको आती नहीं है, उसकी जाती नहीं है। तो वही वाली चीज है कि यहां पर क्या है, यहां पर ये आ तो जा रही है और यहां पर ये जा नहीं रही। तो आपको कुछ ऐसे ही याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि इनकी आती तो है पर इनकी जाती नहीं है, ठीक है। इनकी आती है पर इनकी जाती नहीं है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है भाई साहब। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया, कहा सर आप पढ़ाते पढ़ाते ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कहां पहुंच गए। तो मैं फिर से वापस आता हूं ग्रीन हाउस गैस पे, ठीक है। कोई भी गैस अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करे, कोई भी गैस अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करे, तो उसको हम ग्रीन हाउस गैस बोल देंगे, क्योंकि वो ग्रीन हाउस
की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर हम कह रहे हैं CO2 हमारे ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो बेसिकली CO2 कर क्या रही है, CO2 कर क्या रही है? तो अगर इफ दिस इज माय अर्थ सरफेस, अगर ये हमारा क्या है, इफ दिस इज माय अर्थ सरफेस, ये हमारे अर्थ की सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस के काफी पास अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड नजर आएंगी, ठीक है। या आप इनफैक्ट कह सकते हैं कि यहां तो सभी गैसेस हैं, उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा कहां मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आपको सरफेस के पास मिलेगा, क्योंकि सभी गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन सरफेस के पास होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ये सरफेस के पास ही मिलेगा क्योंकि इनका मास है, और भाई साहब मास नीचे की तरफ आ रहा है ना, और मास अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही। अब यहां पर समझिए क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब ग्रीन हाउस क्यों कहलाता है, क्योंकि जो सन है, ठीक है, जो सन है और सन से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है, सन से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है, ठीक है, उनके लिए ये ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम करता है। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि CO2 acts as a transparent body, acts as a transparent body for short waves solar radiations। तो जो शॉर्ट वेव है सोलर रेडिएशन की, उनके लिए ये क्या कर रहा है, उनको ये ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह आने दे रहा है। जब ये आने दे रहा है तो यहां पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, द अर्थ सरफेस विल बिकम वार्म, बिल्कुल सही बात है, वार्म हो गया। और अगर ये वार्म हो गया तो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि यहां से भी आपकी एक रेडिएशन निकलेगी, बिल्कुल रेडिएशन निकलेगी, यहां से भी आपकी रेडिएशन निकलेगी, ठीक है, रेडिएशन यहां से भी निकलेगी। इस रेडिएशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि ये अर्थ से निकल रही है, टेरेस्ट्रियल, अर्थ सरफेस से निकल रही है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोल रहे हैं। और क्योंकि ये बाहर जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी वेव्स बड़ी हैं, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इनको हम बोल देंगे लॉन्ग वेव, इनको क्या बोल देंगे, लॉन्ग वेव, ठीक है। अब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वहां से तो ये चली जाएंगी और पहुंच जाएंगी कहां, पहुंच जाएंगी स्पेस में। जहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है या जहां पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वहां तो ये चली जाएंगी। लेकिन जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिलेगा, वहां पर ये क्या होंगी, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इनको पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इनको रेडिएट वापस कर देगा कहां, हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में, सरफेस के पास। कार्बन डाइऑक्साइड इनको जहां भी मिलेगा वहां पर ये क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इनको रेडिएट कर देगा। तो थर्ड चीज यहां पर हमने क्या देखी, थर्ड चीज हमने देखी यहां पर कि आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चली जा रही है। और फोर्थ चीज हमने क्या देखी यहां पर, फोर्थ हमारा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज एन ओपेक बॉडी। कैसी बॉडी, ओपेक बॉडी। ये ओपेक बॉडी की तरह काम करते हैं फॉर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, फॉर टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव, टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉन्ग वेव रेडिएशंस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है इनको एब्जॉर्ब करके वापस क्या कर रहा है, इनको ब्लॉक कर ले रहा है, ट्रैप कर ले रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, इसकी वजह से यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, फिफ्थ स्टेप लिखेंगे, हीट विल बी ट्रैप्ड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ट्रैप होगी, तो हीट विल बी ट्रैप्ड, और हीट विल बी ट्रैप्ड तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा।
तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सेम ग्लास हाउस जो था, जो ग्रीन हाउस कहला रहा था, उसी की तरह इफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या काम कर रहा है? पहले ये आने दे रहा है, उनके लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है, और दूसरा जो आपकी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनको जाने नहीं दे रहा है, उनको रोक ले रहा है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो तो स्पेस में चले गए, लेकिन जहां जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वहां पर ये इसको क्या करेगा? रोक लेगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट शोज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, and hence is a greenhouse gas, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस हमेशा से चला आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस थी जो स्पेस में चली जाती होंगी, बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस थी जो स्पेस में क्या हो रही होंगी? चली जा रही होंगी। बिल्कुल सही बात है, चली जाती होंगी। तो फिर टेंशन क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड को इतना बदनाम क्यों कर रखा है? बेटा बदनाम हम लोग ने कर रखा है क्योंकि परेशानी हमने पैदा करी है। एक्चुअली तो बदनामी हमें झेलनी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या गलती है? कोयला अगर हम जला रहे हैं, पेड़ों को अगर हम काट दे रहे हैं, तो हमारी गलती है ना। तो हमने क्या करा? हमने कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया हमने? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तो अब जो आपकी स्पेस चली जा रही थी वो भी आपकी क्या हो रही है? वो भी ट्रैप हो जा रही है, और ट्रैप होके नीचे फंस जा रही है। और इसकी वजह से क्या होगा? जो एवरेज टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? जो एवरेज टेम्परेचर हमारा है वो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको कई लोग बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को इसीलिए कई लोग क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो क्या हो रहा है? पहली चीज ये समझ लीजिए, यहां पर क्या समझना है आपको, कि जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर, नीचे वाले एटमॉस्फेयर का, वो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है बड़ी इंपॉर्टेंट। वो क्या समझनी है? बहुत ध्यान से समझिएगा। वो आपको ये समझनी है कि यहां पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ जाए तो क्या होगा? दिस ग्लोबल एवरेज, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज। जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो एवरेज टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज योर ग्लोबल वार्मिंग। और इसीलिए हम कह रहे हैं क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको क्या करना है? उसको हमको कम कर देना है, ये याद रखिए। तो ये हमने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं गैसेस में। हमने देख लिया ये मेजर गैस थी हमारी, ठीक है, बाकी गैसेस को आगे देखेंगे। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? एरोसॉल। ठीक है, एरोसॉल। तो बेसिकली एरोसॉल जो है, एरोसॉल क्या है? ये आपका डस्ट पार्टिकल है बेसिकली। ठीक है, दीज आर व्हाट? दीज आर डस्ट पार्टिकल्स। अब ये डस्ट पार्टिकल्स आपके कैसे पहुंच जाते हैं? ये डस्ट पार्टिकल्स जो एरोसॉल्स हैं, इनका सोर्स क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में हाइट में ये कैसे पहुंच जाते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से पार्टिकल्स आपके एरोसॉल की तरह काम एरोसॉल है। ठीक है, तो सॉल्ट पार्टिकल्स हमारे हो गए। ठीक है, हमारे सॉल्ट पार्टिकल जो है ये भी एरोसॉल है। अब ये सॉल्ट पार्टिकल्स कैसे पहुंचते हैं? तो सॉल्ट पार्टिकल साइक्लोन्स के थ्रू पहुंच जाते हैं, है ना। सॉल्ट पार्टिकल जब आपका वेव्स कोस्ट में आके क्या करती है? कोलाइड करती है, तो स्प्लैश होता है। तो उस स्प्लैश से आपका जो होता है, उसके सॉल्ट पार्टिकल जो हैं वो आपके एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाते हैं, राइट। फिर हमारा वी हैव व्हाट? वॉल्केनिक डस्ट
हमारा वॉल्केनिक डस्ट भी होता है। ये वॉल्केनिक डस्ट क्या होता है? ये भी एरोसॉल है। दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज ऑल्सो एन एरोसॉल। ये भी हमारा एरोसॉल है। इसके अलावा हमारा क्या एरोसॉल है? इसके अलावा कौन सा हमारा एरोसॉल है? तो याद रखिएगा यहां पर इसके अलावा कौन सा होता है? तो आपके जो पल्यूटेंट्स होते हैं, पल्यूटेंट्स, ठीक है, ये भी एरोसॉल की तरह काम करते हैं। जैसे एक पल्यूटेंट मैं आपको बताऊं, क्या? ब्लैक कार्बन। एक पल्यूटेंट हमारा क्या होता है? ब्लैक कार्बन, जिसको आप सूट भी बोलते हैं, ठीक है, ये सूट है। ठीक, इसी तरीके से यू हैव वेहिकुलर पॉल्यूशन। वेहिकुलर पॉल्यूशन भी होता है, वेहिकुलर पॉल्यूशन से भी पहुंच जाता है। देन यू हैव विंड्स, विंड्स से भी पहुंच जाता है। यू हैव साइक्लोन्स, साइक्लोन से भी आपके डस्ट पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसपे आपके डस्ट पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं। पॉलन जो होता है, पॉलन से पहुंच जाता है। तो ये सारे जो हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एरोसॉल। इनको हम क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। अब एरोसॉल में यार हमें जो है इसके रोल को, इसके सिग्निफिकेंस को समझना है, जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक इसका पार्ट क्या है एरोसॉल का? इट एक्ट्स as an hygroscopic nuclei, hygroscopic nuclei, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। ये एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करता है। आप कहेंगे सर ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है, क्या होता है, व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई? तो सपोज एक आपका सॉल्ट पार्टिकल है, अगर सपोज दिस इज अ सॉल्ट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्ट पार्टिकल है। अब सॉल्ट पार्टिकल जो है इसके पास वाटर एफिनिटी होती है, इसके पास जो होता है वाटर को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो ये क्या करता है? अपने चारों ओर वाटर को कलेक्ट कर लेता है। अपने चारों ओर क्या करता है? वाटर को कलेक्ट कर लेता है। या आप कह सकते हैं वाटर जो है इस एरोसॉल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और इस एरोसॉल को ये क्या बन जाता है? इस एरोसॉल की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स। अब देखिए वर्ड तोड़िए यहां पर। हाइग्रो, हाइग्रो का मतलब होता है, हाइग्रो का रिलेशन है ह्यूमिडिटी से। हाइग्रो का रिलेशन किससे है? ह्यूमिडिटी से है, ठीक है। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई इज समथिंग जिसके चारों अराउंड कुछ ना कुछ हो, ठीक है। हाइग्रो मतलब ह्यूमिडिटी, तो एक न्यूक्लियाई जिसके चारों ओर क्या हो? मॉइस्चर हो, ठीक। और यही कहलाता है क्या? यही कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विदाउट एन एरोसॉल, बहुत ध्यान समझो ये बात जो मैं बता रहा हूं, विदाउट एन एरोसॉल देयर वुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर नहीं हो रहा, चलने दीजिए, क्या मतलब है? बेटा प्रेसिपिटेशन कैसे होगा? प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? कंडेंसेशन कैसे होगा? यहां पर यह भी समझ लो, अगर वाटर फॉर्मेशन नहीं हुआ, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब देयर विल बी नो क्लाउड्स। नो क्लाउड्स मींस नो रेनफॉल। इसका मतलब एरोसॉल का हमारे जो वेदर फिनोमेना है उसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं हुए तो ऊपर आसमान में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बन पाएंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के लिए एरोसॉल का होना कंपलसरी है, कंपलसरी है। जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं वही आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और उसी से आपके क्लाउड्स बनेंगे, उसी से रेनफॉल होगा। तो ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ लेना है। थंडर स्टॉर्म नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स ही नहीं बन रहे हैं। तो एरोसॉल इज नेसेसरी, एरोसॉल जरूरी है। अच्छा, ये एरोसॉल आइस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। एरोसॉल जो है ये आइस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो एक रूल मैंने आपको बताया, एक इंपॉर्टेंट रूल बताया। क्या है कि इंपॉर्टेंट रूल बताया कि ये जो एरोसॉल होते हैं ये हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। दूसरा आपको मैं एक रूल बता देता हूं, ठीक है। दूसरा मैं रूल बताता हूं, क्या कि एरोसॉल्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स and scatters the solar radiations। अच्छा भैया ये भी बात है क्या? तो आप कहेंगे सर इसको थोड़ा सा बता दीजिए। मैं ये सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि अगर एरोसॉल हैं,
अगर एरोसॉल है आपका, ध्यान समझिएगा, अगर इस तरीके से एरोसॉल है तो ये एरोसॉल क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एरोसॉल नहीं लेकिन बहुत सारे एरोसॉल्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे जो सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि अगर सपोज हमारा यहां पर घर है, अगर हमारा इस तरीके से दिस इज द अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है और यहां पर व्हाट वी हैव, हमारा इस तरीके से वी हैव दी हाउस, यह हमारा घर है यहां पर, है ना, और यहां पर बहुत सारे एरोसॉल्स आपके बन जाए, बहुत सारे एरोसॉल्स हैं यहां पर, अगर यहां बहुत सारे एरोसॉल्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर एरोसॉल्स। अगर इस तरीके से एरोसॉल्स आ जाएं किसी एरिया में, बहुत बड़े लार्ज एरिया में, तो ये एरोसॉल बेसिकली क्या करेंगे, ये एरोसॉल जो आपकी सोलर रेडिएशन आ रही है उनको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, उनको रिफ्लेक्ट कर देंगे, और उनको अगर रिफ्लेक्ट कर देंगे तो हीट क्या नीचे तक पहुंचेगी, क्या इनका जो ये सोलर रेडिएशन है, बहुत कम सोलर रेडिएशन जो है वो यहां पहुंचेगी। इसका मतलब आपका ज्यादातर तो सोलर रेडिएशन क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जहां पर रिफ्लेक्शन होता है, याद रखिएगा, जहां पर ये एरोसॉल जो है, जहां पर ये एरोसॉल आपका रिफ्लेक्शन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन करते हैं, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। इंसुलेशन चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ेंगे, इंसुलेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये रिफ्लेक्शन करता है, ये रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है, स्कैटरिंग करता है ये, ठीक है। तो जो आपको कलर्स दिखते हैं वो भी एरोसॉल की वजह से दिखते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होगा इंसुलेशन में। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, एक चीज याद रखनी है कि ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है। थर्ड चीज याद रखिएगा कि कुछ एरोसॉल्स होते हैं, सम एरोसॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पर भी, सम एरोसॉल्स एब्जॉर्ब दी सोलर रेडिएशंस, ठीक है, क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कार्बन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या, ब्लैक कार्बन क्या है, जैसे आपका ये सपोज दिस इज ब्लैक कार्बन, ये ब्लैक कार्बन है, और यहां पर अगर आपका सोलर रेडिएशन आ रहा है, अगर यहां पर सोलर रेडिएशन आ रहा है तो ये ब्लैक कार्बन जो है इसकी हीट को क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब, यहां पर ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स दी रेडिएशन, ठीक है, तो एब्जॉर्ब हीट करेगा तो हीट बढ़ जाएगी, हीट विल इंक्रीज, और हीट इंक्रीज मतलब क्या होता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब सपोज अगर ये सरफेस है, ठीक है, और यहां पर हमारे बहुत सारे क्या हैं, यहां पर बहुत सारे हमारे इस तरीके से ये हमारे एटमॉस्फेयर में ब्लैक कार्बन आ जाए, ब्लैक कार्बन, इस ब्लैक कार्बन को सूट भी बोलते हैं। ये ब्लैक कार्बन आता कहां से है, ये ब्लैक कार्बन आता क्या है, ब्लैक कार्बन के सोर्स क्या है, तो एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे ब्लैक कार्बन का जो सोर्स होता है, जो हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग काउडंग पैटीज, जिसको कंडा बोलते हैं, उपले बोलते हैं, उनको जलाने से, ठीक है। फिर आपने पराली देखी होगी, पराली जब आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो आप लोग बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग खेती करते हैं, एक कल्टीवेशन करते हैं, उसमें काटने के बाद, फसल को काटने के बाद जो स्टबल बचता है, स्टबल है ना, जो आपके पराली बचते हैं उनको आप जला देते हैं, ठीक है, उन फूटों को आप क्या करते हैं, जला देते हैं, उससे भी ब्लैक कार्बन निकलता है। तो ब्लैक कार्बन एक गैस नहीं है, ब्लैक कार्बन एक क्या है, डस्ट पार्टिकल है, एरोसॉल है, और ये ब्लैक कार्बन क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जहां पर भी ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या वहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बताइए, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। और ये क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग में भी ये आपका रोल प्ले करेगा, यस, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट ब्लैक कार्बन का एक बहुत बड़ा आप रोल समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा ब्लैक कार्बन का रोल समझ लीजिएगा कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, खासकर हिमालय, जैसे हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे ग्लेशियर्स हैं हिमालय के, दीज आर दी ग्लेशियर्स मतलब कि ये पूरे आइस से कवर हैं। अब इन ग्लेशियर्स में क्या है, इन ग्लेशियर्स में इस तरीके से ब्लैक कार्बन यहां तक पहुंच जा रहे हैं, इस हाइट तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, विंड, साइक्लोन्स, इनकी मदद से ये बहुत टॉप तक पहुंच जा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, इस ग्लेशियर में चिपक जा रहे हैं। जब ये ग्लेशियर में चिपक जा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो आपका सन की रेज आ रही हैं, ये सन की रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करेंगे तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ये हीट को बढ़ा देंगे, और हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ग्लेशियर्स विल मेल्ट, ग्लेशियर जो होगा, ग्लेशियर विल मेल्ट।
ये बड़ी चीज हो जा रही है यहां पर। ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? ग्लेशियर आपके मेल्ट हो जा रहे हैं। तो ये जो हमने करा, ये हमने क्या करा, ये हमने बात करी है एरोसॉल के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे अगली चीज के बारे में, जो कि है क्या? वाटर वेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं वेदर फिनोमेना में, तो वाटर वेपर का आप रोल समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एरोसॉल का बहुत बड़ा रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है, और वाटर वेपर का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हम वाटर वेपर की बात करते हैं तो वाटर वेपर हमें एटमॉस्फेयर में कैसा है, किस तरीके से है, उसको समझ लेना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो वाटर वेपर है ये प्रेसिपिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर कंडेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर थंडरस्टॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाटर वेपर तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाटर वेपर के हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वाटर वेपर के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो दो डिस्ट्रीब्यूशन हमें अपने दिमाग में बैठाने चाहिए। एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ लीजिएगा। सपोज दिस इज द सरफेस, ये हमारी क्या है? ये हमारी सरफेस है, ठीक है। एंड दिस इज 5 किलोमीटर हाइट। सरफेस से 5 किलोमीटर की हाइट है। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा वाटर वेपर है, 90% of the water vapor, 90% of the water vapor of the entire atmosphere lies within 5 kilometers। 5 किलोमीटर के हाइट में हमारा जो वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर हमारा क्या है? 5 किलोमीटर में हमारा वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर आपको मिलता है। दूसरी चीज आप एक चीज समझिएगा यहां पर, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चीज याद रखिएगा कि विद इंक्रीजिंग हाइट, बहुत ध्यान से लिखिएगा इसको, विद इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है, विद इंक्रीजिंग हाइट the amount of water vapor decreases। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाटर वेपर का कंटेंट खत्म होता चला जाएगा, है ना। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि 5 किलोमीटर के बीच में ही 90% एटमॉस्फेयर हमारा कितना बड़ा है, हाइट कितनी ज्यादा है, 90% जो है हमारा वो 5 किलोमीटर की रेंज में मिल जाता है। इसका मतलब जो हमारे वेदर फिनोमेना होंगे वो सबसे एक्टिव क्या होंगे? वो सबसे एक्टिव हमारे विद इन 5 किलोमीटर होंगे। ये भी चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज यहां पर आ जाती है क्या? दूसरा आ जाता है यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टली हमारा वाटर वेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं बेटा यहां पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इफ दिस इज द सरफेस, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। सी दिस इज इक्वेटर, और ये हमारा क्या है? ये मान लो हमारा पोल्स है, दिस इज द पोल, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जब जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जाएंगे, तो हमारा वाटर वेपर का कंटेंट कम होगा। वाटर वेपर का कंटेंट क्या होगा? कम होगा। और हमारे बहुत ड्राइएस्ट पोल्स होते हैं, पोल्स बहुत ड्राई होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज लिख लीजिएगा, क्या कि द अमाउंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर reduces पोलवर्ड्स, ठीक है। जब हम पोलवर्ड जाते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या है? वो रिड्यूस होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहां पर क्या है? थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि हम लोग अभी देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि 20 डिग्री से लेके जो हमारा 35 डिग्री है, ठीक है, इन लैटिट्यूड्स के बीच में हमें क्या मिलता है? यहां पर हमको मिलते हैं डेजर्ट्स, ठीक है। यहां पर हमको क्या मिल जाते हैं? डेजर्ट्स मिलते हैं। कहीं कहीं पे, हर जगह पे नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे हमें 20 से लेकर 35 डिग्री में डेजर्ट्स मिल जाते हैं। तो जहां डेजर्ट्स मिलेंगे वहां ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा? वहां पर पहले यहां पर वाटर वेपर ज्यादा रहेगा, जब ये डेजर्ट्स पे आएगा तो ये बहुत कम हो जाएगा, यहां प्लस में रहेगा या माइनस में होगा। फिर उसके बाद जहां से आपका ये डेजर्ट खत्म होगा, यहां फिर से वाटर वेपर ज्यादा होगा, और फिर से पोल्स में आते आते ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट में ऑब्वियस सी बात है बहुत ड्राई है, तभी तो डेजर्ट है ना। तो ये पैटर्न थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है जहां पर डेजर्ट होते हैं। इन केस ऑफ डेजर्ट्स
in case of deserts, the amount of moisture reduces at 20 to 35, 20 between reduces between, लिख लो, reduces between 20 and 35 degree latitudes, ठीक है। यहां पर आपका जो है, यहां पर मॉइस्चर आपका कम हो जाता है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा वाटर वेपर का, हमारा क्या, वाटर वेपर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए देखिए हम लोग के एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। लेट्स गो थ्रू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए चीजें, ठीक है। और हम लोग जो चीजें हम लोग ने अभी छोड़ी हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने यहां पर बात करी किसके बारे में, हम लोग ने यहां पर बात करी हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गैसेस से बना हुआ है, ये अर्थ सरफेस को हमारा क्या कर रहा है, ये अर्थ सरफेस को हमारे ढके हुए है, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि 99, यहां देखिए एक चीज लिखी है क्या, 99% ऑफ द टोटल मास, जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसका 99% जो है वो 32 किलोमीटर तक आपका है। उसके बाद आप सोचिए कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना हल्का हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर कितना डेंसिटी उसकी कितनी कम हो जाती है। तो जो मासेस हैं हमारे, वो मासेस आपका क्या है, 32 किलोमीटर तक ही है। इसके बाद अगर हम लोग यहां बात करें तो यहां पर आपको क्या मिलता है, मैंने आपको बताया, गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग यहां पर देखेंगे अगर, तो यहां पर आपके कुछ गैसेस दी हुई हैं और उनके परसेंटेज दिए हुए हैं। आप परसेंटेज याद तो आपको अप्रोक्सीमेटली आप याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसका नियॉन, फिर हीलियम। तो आपको एटलीस्ट 5-6 यहां पर जो है सीक्वेंस याद होने चाहिए, किसका कितना परसेंटेज है, उसके सीक्वेंस वाइज आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहां पर बात करी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में बात करी, यहां पर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो मैंने बात बताई थी, वो सारी चीजें यहां पर आपको लिखी हुई हैं, आप इसको यहां पढ़ लीजिएगा। ओजोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ओजोन है ना, ओजोन गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ओजोन गैस के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात करी नहीं है। ओजोन गैस के बारे में हम लोग आगे फर्दर अभी बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर में, तो वहां पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। वाटर वेपर के बारे में जो भी हमने आपको बात बताई वो यहां पर दिया हुआ है। वाटर वेपर जो है, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये वाटर वेपर की वजह से ही बना हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर वेपर की वजह से ही है। अगर आपका वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ने बात करी। डस्ट पार्टिकल्स के बारे में मैंने यहां पर आपको बात कर दी, ठीक है। ये सारी डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बात करी है, यू जस्ट गो थ्रू दी पीपीटीज, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। कंपोजिशन हमने कर लिया, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में एक चीज समझिएगा कि कुछ चीजें समझ लीजिएगा। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आप एक चीज समझिएगा कि डिफरेंट लेयर्स आपको मिलती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं। डिफरेंट लेयर्स मतलब कि उनकी डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग डेंसिटी वाली आपको लेयर्स यहां पर मिलती हैं, पहली चीज ये। और दूसरी चीज आपको ये समझ लेना है कि जो डेंसिटी है वो ऑल्टीट्यूड के साथ, मतलब हाइट के साथ आपकी डेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है भाई, एयर क्या है, एयर गैस है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और गैस का अपना मास है और उस मास पे ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, और ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा तो जो गैस है वो नीचे आने की कोशिश करेगी। उसके नीचे वाली गैस जो उसको धक्का लगाएगी वो नीचे आएगी, और ये गैसेस नीचे धक्का लगाएंगी। तो होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो हाईएस्ट होगा आपका डेंसिटी का वो सरफेस पे होगा, और आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको डेंसिटी एटमॉस्फेयर की जो है वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। तो डेंसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड के साथ डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और इट इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वहां पर आपकी डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब आइए हम लोग यहां बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग यहां बात कर लेते हैं जो स्ट्रक्चर है। तो वो आप स्ट्रक्चर मेरे साथ नोट्स, क्योंकि आप बनाते चल रहे हैं तो नोट्स को बनाते चलिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और एक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा बना भी लेते हैं। स्ट्रक्चर को जो है हम लोग क्या करते हैं, बना भी लेते हैं। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, बना भी लेते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहां पर, ठीक है, पहला यहां पर आप देखेंगे ये हम लोग टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बेसिस पे बना रहे हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे बना रहे हैं। तो पहला आप यहां पर लिख लीजिए 6 किलोमीटर,
यहां लिख लीजिए 6 किलोमीटर और इधर लिख लीजिए 90 डिग्री, ये हमारा पोल्स है। और यहां मान लीजिए सरफेस में ये हमारा इक्वेटर है, और यहां इसकी हाइट जो है, ये इसकी हाइट आप मान लीजिए कितनी, 16 किलोमीटर मान लीजिए। तो ये पहली जो हमारी लेयर है, इस लेयर को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। आप लोग ने सबने इसके बारे में सुना होगा, ट्रोपोस्फेयर के बारे में सुना होगा। ये हमारी लोअर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहां पर करते चलेंगे। पहली चीज आपको क्या लिखना है, पहला आपका जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्या है आपका, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, अब ये ट्रोपोस्फेयर जो है, ठीक है, ये एक वर्ड है ट्रोपोज। ठीक, ट्रोपोज वर्ड से ये आया है। ये कहां से आया है बेटा, ये ट्रोपोज वर्ड से आया है। ट्रोपोज एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है टर्ब्यूलेंस। इसका मतलब क्या होता है, टर्ब्यूलेंस। इसका मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है, तो मतलब ये आपकी जो लेयर है, ये जो लेयर है, यहां पर आपको टर्ब्यूलेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। साइक्लोन आ रहा है, बादल आपके क्लाउड्स यहां फॉर्म हो रहे हैं, बारिश हो रही है, रेनफॉल, ओले गिर रहे हैं, यहां पर आपका थंडर स्टॉर्म आ रहा है, विंड्स चल रही हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर को बताता है कि एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, बहुत टर्ब्यूलेंट है यहां पर। तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वो हमारी क्या है, वो हमारी सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर। ये आपको क्या याद रखना है यहां पर, दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर टर्ब्यूलेंस होता है ना। यहां पर सभी वेदर फिनोमेना आपके होते हैं, जितने भी वेदर फिनोमेना हैं ये सारे आपके यहीं पर हो रहे हैं। फिर चाहे वो आपका लाइटनिंग हो, फिर चाहे वो आपका साइक्लोन हो, फिर चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन हो, रेनफॉल हो, वो आपकी विंड्स चल रही हो। ठीक है, ये सब कुछ यहीं पर हो रहा है बेसिकली। तो ये याद रखिएगा, ऑल दी वेदर फिनोमेनास, ऑल दी वेदर फिनोमेनास, all the weather phenomena occur in this layer। लिख लीजिएगा, in this layer। तो वेदर फिनोमेना जो है वो इस लेयर में अकर करता है। ठीक है भाई, सही बात है। अब यहां पर आप एक चीज सोच रहे होंगे, सर यहां पर आपने 16 किलोमीटर लिखा है इक्वेटर पे, और यहां पर आपने जो है ये 6 किलोमीटर लिखा, ऐसा क्यों सर, ऐसा भेदभाव क्यों, पोल्स के साथ भेदभाव क्यों, उसको छोटा क्यों कर दिया आपने, यहां पर इसकी जो है हाइट ज्यादा क्यों कर दी। बेटा देखो एक चीज समझना, ठीक है, वो क्या तुम्हें समझना है कि जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, ठीक है, जब हम बात करते हैं क्या इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे हमारा सन जो है वो परपेंडिकुलर थ्रू आउट द ईयर लगभग चमकता है। थ्रू आउट द ईयर जो है यहां पर हीट ज्यादा होती है। तो इक्वेटर वाला जो हमारा एरिया है यहां पर हीट ज्यादा होती है, और हीट ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। एयर जो है वो इस तरीके से क्या करती है, एक्सपैंड करती है और राइज करती है। एयर क्या होती है, यहां पर एक्सपैंड करती है और राइज करती है। तो यहां याद रखिएगा कि एट इक्वेटर ये चीज याद रखिएगा, एट इक्वेटर द सन इज perpendicular for most of the year, परपेंडिकुलर होता है, और इसकी वजह से हीट सरप्लस जोन होता है। क्या होता है, हीट सरप्लस जोन होता है। यहां पर हीट ज्यादा होती है, और हीट ज्यादा होती है तो सरफेस जो होती है, सरफेस इज वार्म। सरफेस क्या होती है, वार्म होगी। यहां पर जो सरफेस है वो वार्म होगी, और सरफेस अगर वार्म होगी तो यहां पर जो एयर है ना, एयर इन कांटेक्ट विल आल्सो बी वार्म। एयर जो है आपके इन कांटेक्ट विल आल्सो बी वार्म। एयर इन कांटेक्ट विल आल्सो बी वार्म। वो आपकी वार्म होगी, एयर जो कांटेक्ट में है वो भी वार्म होगी। बहुत सही बात है। अब अगर एयर जो है आपके सरफेस गर्म हो गई, जो इसके ऊपर एयर है वो क्या होगी, वो बहुत गर्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। और जब गर्म हो जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे, गैसेस के, और मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे तो वो दूर दूर भागने लगेंगी, और जब दूर दूर भागेंगी तो वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगी। दूर दूर भागेगी तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड करने की वजह से क्या होगा, ये वार्म जो एयर है ना, दिस वार्म एयर विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम लाइटर। इनकी डेंसिटी क्या होगी, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, ये ब्राइटर हो जाएंगी, और उसकी वजह से ये क्या करेंगी, ये एक्सपैंड करेंगी।
और एक्सपैंड होगा तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से राइज होगा, और इस राइज को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल राइज। इस राइज को हम क्या बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा, कन्वेक्शनल राइज बोलते हैं। ठीक है, कि यहां पर सारी एयर, कन्वेक्शनल राइज मतलब होता है सारी एयर आपकी एक साथ गर्म हो रही है और गर्म होकर एक साथ ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठ रही है तो धीरे धीरे अपनी हीट को छोड़ के धीरे धीरे जाके ठंडी हो रही है। ठीक है, ये ठंडी होती है, रेनफॉल करती है और फिर से ये नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल राइज। तो यहां पर बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल राइज इक्वेटर पे हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल राइज, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल राइज द हाइट एट इक्वेटर एट 0 डिग्री इज मोर। ठीक है, हाइट आपकी यहां पर ज्यादा होती है। अब दूसरी चीज क्या आ गई, दूसरी चीज भाई साहब ये आ गई कि यहां पर जो है पोल्स पे क्या होता है, एयर इज वेरी कोल्ड। एयर जो है बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और एयर बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो ठंडी एयर क्या होती है, ठंडी एयर हमेशा याद रखिएगा दे आर हेवियर। ठीक है, ये क्या होती हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन या ज्यादा होता है, उसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाती है तो दे बिकम हेवियर। ठीक है, तो एयर जो होती है, ठंडी एयर, वो हमेशा क्या होती है, वो आपके मॉलिक्यूल्स उसके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपने कभी देखा होगा ठंडा लोहा, डेंसिटी ज्यादा है, उस लोहे के गरम कर दो, आयरन को गरम कर दो, वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब ठंडी होती है चीज तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो भारी ज्यादा होगी, और हेवियर ज्यादा होगी तो क्या होगा, हेवियर ज्यादा होगी तो इट विल सिंक। एयर इज कूल एंड एयर विल सिंक। एयर कूल है और एयर क्या हो रहा है, लिख लेना, एयर कूल्स डाउन एंड इट सिंक्स, और ये सिंक करेगी तो यहां पर जो होगा एटमॉस्फेयर की हाइट क्या होगी, एटमॉस्फेयर की हाइट छोटी होगी। जहां पर कन्वेक्शन ज्यादा होगा वहां पर एटमॉस्फेयर की हाइट क्या होगी, वहां पर एटमॉस्फेयर की हाइट आपकी ज्यादा होगी। यहां पर सिंक करेगी तो हाइट कम होगी, यहां पर आपका राइज करेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी हाइट ज्यादा होगी। तो ये हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपको बताया पर। ठीक है, तो इसके ऊपर एक लेयर आती है इस तरीके से, इफ वी ड्रॉ दिस, ये हमारा है, ये हमारा 16 किलोमीटर्स था, दिस इज अ ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, यहां पर 6 किलोमीटर्स था। अब इसके ऊपर लगभग 2 किलोमीटर्स का एक जोन आता है। ठीक है, 18 किलोमीटर्स तक यहां पर इसकी हाइट रहती है, ये 8 किलोमीटर्स तक मान लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। लिख लीजिएगा साथ में आप लोग बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोपॉज बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोपॉज वो एरिया है जहां पर आपका ट्रोपोस्फेयर एंड हो जाता है। ठीक है, ट्रोपोज से ये भी वर्ड आया है। ट्रोपोज का मतलब होता है टर्ब्यूलेंस। आपने देखा होगा, आप किसी म्यूजिक को प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, प्ले करते हैं, पॉज करते हैं। जब आप किसी म्यूजिक को पॉज कर देते हैं तो वो चीज रुक जाती है। यहां लिखा हुआ है ट्रोपोपॉज। यहां पर इसको अगर आप ऐसे देखेंगे तो टर्ब्यूलेंस या मिक्सिंग आपकी अब यहां पर पॉज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी जो टर्ब्यूलेंस है, जो मिक्सिंग है, वो पॉज हो जाएगी, और इस लेयर के ऊपर अब आपको कोई भी मिक्सिंग नहीं मिलेगी। तो दिस इज योर ट्रोपोपॉज। ये क्या कहलाता है, ट्रोपोपॉज कहलाता है। तो ट्रोपोपॉज किसके ऊपर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। दिस इज द एंड लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब इसके ऊपर आप देखेंगे, अगर इसके ऊपर देखेंगे आप तो आपको क्या दिखेगा, तो 50 किलोमीटर्स की हाइट पे अगर आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर्स की हाइट तक, सरफेस से यहां से लेके 50 किलोमीटर्स की हाइट तक आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है स्ट्रैटोस्फेयर। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको यहां पर, आपको यहां दिख रहा है स्ट्रैटोस्फेयर। अब आप एक चीज समझिएगा, ट्रोपोस्फेयर में आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि ट्रोपोपॉज द्वारा कंट्रोल होता है, और स्ट्रैटोस्फेयर में ये रिवर्स हो जाता है। यहां मैंने बोला था कि टेम्परेचर के बेसिस पे चीजें चेंज हो रही हैं। अब आप ट्रोपोस्फेयर में एक आखिरी चीज लिख लीजिएगा, क्या, ट्रोपोस्फेयर में एक आखिरी चीज लिख लीजिएगा कि यहां पर इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ट्रोपोस्फेयर की बात है। ट्रोपोपॉज वही चीज आपका रोक रहा है कि विद इंक्रीजिंग हाइट, जनरली एक वर्ड लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, जनरली with increasing height, generally with increasing height, the temperature
डिक्रीजेस। ऊपर जाने पे टेम्परेचर आपका कम हो जाता है और यहां 16 किलोमीटर्स पे आपको टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है। -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर यहां पर ट्रोपोस्फेयर में पहुंच जाता है, ठीक है। और यहां पर लगभग आपका जो है -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहां पर आपको मिलता है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, है ना, ये बाद में डिस्कस होगा टेम्परेचर चैप्टर में। ये है आपका नॉर्मल लैप्स रेट बेटा, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है? नॉर्मल लैप्स रेट कहता है कि हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे, इफ यू आर गोइंग अबव, आप ऊपर जा रहे हैं, तो हर 1 किलोमीटर पे फॉर एवरी 1 किलोमीटर देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहां पर क्या है, ये क्या है, ये नॉर्मल लैप्स रेट है हमारा। दिस इज व्हाट, नॉर्मल लैप्स रेट। तो ट्रोपोपॉज के ऊपर ये नॉर्मल लैप्स रेट काम नहीं करता है। ट्रोपोपॉज के ऊपर ये नॉर्मल लैप्स रेट काम नहीं करता है। इनफैक्ट यहां पर 50 किलोमीटर्स पे जब टेम्परेचर नापा गया तो टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड से यहां टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। तो आइए अब हम लोग करते हैं क्या, स्ट्रेटोस्फेयर को जो है, स्ट्रेटोस्फेयर की चीजों को समझते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग देखिए क्या बात करेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर में एक बहुत अच्छी चीज हमें समझ में आएगी कि यहां -80 डिग्री सेंटीग्रेड था और बेटा यहां पर क्या हो रहा है, यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब -80 से 16 किलोमीटर पे -80 है और अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर आपका यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। माइनस से अगर 0 पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में विद इंक्रीजिंग हाइट आपका क्या है, विद इंक्रीजिंग हाइट आपका टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और जबकि हमने ट्रोपोस्फेयर में देखा था कि विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेज जनरली, लेकिन यहां पर बढ़ रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है यहां क्यों बढ़ रहा है, यहां इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेटा यहां पर हमको मिलती है क्या, ओजोन गैस मिलती है। यहां क्या मिलती है, ओजोन गैस मिलती है। और ये जो ओजोन गैस है ये 20 से लेके 40 किलोमीटर की हाइट पे सबसे ज्यादा है। मिलती तो ये पूरी लेयर में है स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन 20 से लेके 40 किलोमीटर पे सबसे ज्यादा मिलती है। अब ओजोन गैस करती क्या है बेसिकली, तो यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में आप लिख लीजिएगा कि जो हमारी ओजोन गैस है, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में आप लिख लीजिएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपको कुछ बेसिक चीजें लिखनी है। क्या क्या बेसिक चीजें लिखनी है, तो पहले कि ये जो इसकी हाइट होती है, इसकी हाइट क्या होती है, इसकी हाइट आपकी 50 किलोमीटर तक होती है, अप टू 50 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। दूसरी चीज, यहां पर आपके जो ट्रोपोपॉज है, यहां पर आपका टर्ब्यूलेंस नहीं होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज के ऊपर तो नो टर्ब्यूलेंस, यहां पर आपको टर्ब्यूलेंस नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां टर्ब्यूलेंस नहीं है। और क्योंकि टर्ब्यूलेंस नहीं है और नीचे बहुत टर्ब्यूलेंस है, तो जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और जो जेट्स हैं आपकी, वो यहीं उड़ेंगी। तो जितनी भी आपकी जेट्स हैं, जेट प्लेन्स हो गए आपके, या जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो गई, ये सब यहीं फ्लाई करेंगी, इसी जोन में स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करती हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि यहां पर टर्ब्यूलेंस नहीं है। क्या यहां क्लाउड्स मिलते हैं, हाँ, तो यहां पर एक हाई क्लाउड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिरस क्लाउड्स, यहां सिरस क्लाउड्स मिलते हैं, लेकिन इन क्लाउड्स से रेनफॉल नहीं होती है, नो रेन। याद रखिएगा, हर क्लाउड से रेनफॉल नहीं होती है ना, हर रेन। आपने देखा होगा कुछ क्लाउड्स आपको कैसे लगते हैं, एक सिल्क थ्रेड की लगता है, आप हाइट पे देखते हैं आपको रेशम के धागे की तरह, सिल्क थ्रेड की तरह आपको नजर आते हैं, है ना, इतने पतले नजर आते हैं कि कभी आपको लगता ही नहीं इनसे कभी बारिश होगी। वो वही सिरस क्लाउड्स हैं जो कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में यहां पर आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में यहां पर मिल रहा है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन गैस जो है ये क्या करती है, ठीक है, ओजोन गैस जो है इसका सबसे बड़ा रोल जो है, वो बड़ा रोल ये है कि इट एब्जॉर्ब्स या इट फिल्टर्स, ऐसे कह सकते हो, इट फिल्टर्स द रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन फिल्टर करती है। इट एब्जॉर्ब्स द यूवीसी टाइप रेज कंप्लीटली, ठीक है। जो सबसे हार्मफुल रेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, यूवीसी टाइप रेज होती हैं। इनको कंप्लीटली ये क्या करती है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। और दो आपकी ए और बी जो है उनको जाने देती है। बी भी बहुत हार्मफुल होती है, तो बी को भी ये बहुत हद तक क्या करती है, बी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो यूवी ए रेज आती हैं, यूवी ए रेज इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रही हैं, ये आपका यूवी रेज को क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब भैया यूवी रेज
को अगर एब्जॉर्ब कोई चीज कर रहा है तो ये यूवी रे सोलर रेडिएशन के साथ आ रही है, ये सोलर रेडिएशन का पार्ट है। ठंडा तो है नहीं यार, ठंडी तो है नहीं, और ठंडी नहीं है और ओजोन क्या कर रहा है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां गर्मी बढ़ेगी, है ना। हीट आपकी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है यूवी रेस के फॉर्म में, तो यहां हीट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। उसी का रिजल्ट है कि यहां पर आपको टेम्परेचर कितना दिखता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। यहां टेम्परेचर कितना दिख रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में याद रखिएगा आपको कि टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है। अब ओजोन लेयर इसके ऊपर नहीं मिलती है, ओजोन लेयर इसके ऊपर नहीं मिलती है। किसके ऊपर, तो यहां पर है आपका स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। एक ऐसे ही अपर लिमिट है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर की, अपर लिमिट है स्ट्रेटोस्फीयर की, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की ये भी होती है। इसके ऊपर अब आपको ओजोन नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर ओजोन नहीं मिल रहा है, और इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, इसके ऊपर आपको मिल रहा है यहां पर 80 किलोमीटर तक। यहां एक आपको दूसरी चीज मिलती है जिनको हम बोलते हैं क्या, मीजोस्फीयर। क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर में आपको क्या क्या याद रखना है, तो मीजोस्फीयर में आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यहां समझने की जरूरत नहीं है। मीजोस्फीयर में जो मीटेरॉइड्स आते हैं, जो आपके मीटेरॉइड्स आते हैं इस लेयर में, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये बर्न आउट कर जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर आपके मीटियोर्स जो हैं, मीटियोर्स बर्न आउट, ठीक है, यहां पर मीटियोर्स जो हैं आपके ये बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि यहां पर क्या हो रहा है, मीटियोर्स आपके बर्न आउट हो जाते हैं। दूसरी चीज यहां पर फिर से याद रखिएगा कि जब आप हाइट में जाएंगे तो विद हाइट टेम्परेचर आपका फिर से कम होगा, और यहां पर लगभग 100 डिग्री -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये मीजोस्फीयर जो है, मीजोस्फीयर आपकी वो लेयर है जहां पे -90 -100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिल जाता है। ये सबसे ठंडा लेयर है पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ठंडी लेयर कोई है तो ये क्या है, हमारी मीजोस्फीयर है। यहां मीजोस्फीयर में आपको एक क्लाउड मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। इससे भी याद रखिएगा यहां पर, ठीक है, कि इनसे भी रेनफॉल नहीं होगी, नो रेन क्लाउड्स। रेन क्लाउड जो है आपको कहां मिलेंगे, सारे के सारे ट्रोपोस्फीयर में मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मीजोस्फीयर में इतना ही आपको यहां पर समझना है, दिस इज इट, ये और ज्यादा आपको नहीं समझना है। अब इसके ऊपर जो लेयर आती है, आप सन के एटमॉस्फेयर के पास पहुंच रहे हैं, और ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं थर्मोस्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। थर्मोस्फीयर फर्दर जो है 2 पार्ट्स में आपके बढ़ जाती है। एक, अच्छा, इसके ऊपर वाली लेयर क्या होती है मीजोस्फीयर के, मीजोपॉज यहां लेयर होती है, यहां याद रखिएगा मीजोपॉज लेयर होती है। और इसके ऊपर जो लेयर है दिस इज आयनोस्फीयर। नाम से ही समझ जाइए यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, यहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं। यहां क्या मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनोस्फीयर में आयंस आपको मिलते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा आपकी, जो आयनोस्फीयर होते हैं, जो ये आयनोस्फीयर है, ठीक है, इसके बारे में एक चीज समझिएगा कि ये आयनोस्फीयर रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रेडियो सिग्नल्स को जाके रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहां से जब नीचे से रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो ये रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करके हर जगह पहुंचा देते हैं, है ना। तो ये हमारा आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर हमारा किसके लिए फेमस है, रेडियो सिग्नल्स के लिए फेमस है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सोस्फीयर की होती है। क्या होती है, एक्सोस्फीयर की। अब आयनोस्फीयर की हाइट कितनी है, तो आयनोस्फीयर की हाइट याद रखिएगा 640 किलोमीटर तक होती है। 80 से लेके आपकी 640 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर होते हैं। आयनोस्फीयर रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, याद करिएगा, लिख लीजिएगा, आयनोस्फीयर रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके बाद होता है हमारा एक्सोस्फीयर। इसकी हाइट डिफाइंड नहीं है। ये जो एक्सोस्फीयर है, इसी एक्सोस्फीयर में हमें क्या मिलता है, हमें यहां पर अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस की 2 घटनाएं मिलती हैं, है ना। यहां पर आपको लाइटनिंग एक्टिविटीज मिलती है। ये कहां है, एक्सोस्फीयर में आपको मिल रही है। ये कहां मिल रही है, ये आपको एक्सोस्फीयर में मिल रही है। एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर आप अगर एरोप्लेन से हाथ बाहर निकालेंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि जो कंडक्शन के लिए, जलाने के लिए मॉलिक्यूल चाहिए वो बहुत दूर दूर हैं। तंदूरी में तुम हाथ डाल दो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। यहां पर हाथ बाहर निकालोगे, हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि यहां पर तुम्हारा
मीडियम नहीं है कोई हीट को क्या करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। यहां पे आयंस नहीं है, गैसेस नहीं है, बहुत रेयर गैस होती है, डेंसिटी आपकी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, लेकिन यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने जो बात करी है, किसके बारे में बात करी, ये हमने बात करी स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो एटमॉस्फेयर का चैप्टर है, ये एटमॉस्फेयर के एनसीईआरटी के लेवल पे हम लोग ने यहां पर चैप्टर करा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ा है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, एक चीज और बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि अगर आपको और डीप पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, तो आप ओनली आईएएस में जाइएगा, प्लेलिस्ट में खोलिएगा। प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो क्लाइमेटोलॉजी पे एक पड़ी हुई है, जिसमें मैंने एटमॉस्फेयर पे वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल बनाई है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। पुरानी वीडियो है लेकिन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, वहां पर देख सकते हैं। ये मैंने पूरा एनसीईआरटी का जो लेवल है, वो एनसीईआरटी के लेवल से थोड़ा ऊपर ही आपको यहां पर मैंने बताया है। आगे आने वाला जो चैप्टर है, वो इस चैप्टर को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनमें बार बार ये सारी चीजें फिर से आएंगी। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर छोटा है, आई होप आपने एंजॉय करा होगा। इस चैप्टर को अगर डीपली पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप फिर से देख सकते हैं। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मैं आपको बता सकता हूं, तो उसको पढ़िएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।